Ethics Management Program. Ethic Management Program consists of policies, procedure, education and training that explain the importance of company's code of ethic. एथिक मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है, जिसे हम एथिक मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसका मीनिंग डीप में समझिए इसको टॉपिक को। एथिक मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना। आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा एथिक का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट, जो कि मैनेज किया जाता है चीज़ों को। प्रोग्राम, कि उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको करनी होती हैं। तो यहाँ पे पॉलिसीज़, कोई भी कंपनी है तो उसमें क्या क्या करना होता है, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, प्रोसीजर होते हैं। देन एजुकेशन दिया जाता है कि भाई हमारी ये पॉलिसी है, हमारा ये एम है, इसके हिसाब से आपको करना है, एजुकेट किया जाता है। और फिर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया जाता है और ये कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस कंपनी अपने कोड ऑफ एथिक, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कोड ऑफ एथिक के बारे में, कि कंपनी किस तरीके से कोड ऑफ एथिक को क्या करती है, एक ट्रेनिंग देती है कि भाई हमारे कंपनी का ये कोड ऑफ एथिक है, ये पॉलिसीज़ प्रोसीजर एजुकेट करती है और ट्रेनिंग देती है एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर है सबको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं एथिक मैनेजमेंट प्रोग्राम। कंपनी must have an effective ethic program to ensure that all employees understand its value and comply with the code of ethics so as to create a healthy working environment. कंपनी क्या करती है, तो देखो कंपनी एथिक प्रोग्राम को लाती है, अपने एम्प्लॉयज़ को सभी को समझा देती है कि भाई कंपनी के ये वैल्यू हैं, ये विचार हैं, हमारे ये विज़न है, हमने ये कोड ऑफ एथिक बनाए हैं और इसी को फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होता है, जो विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, मतलब विथ इन, मतलब कंपनी के अंदर का जो भी माहौल है वो काफ़ी अच्छा होता है। हेल्थी यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि सभी एम्प्लॉय डेडिकेशंस के साथ पूरा अच्छे से वर्क करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोड ऑफ एथिक है उसके हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो हमारा एथिक प्रोग्राम है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है, राइट। तो इसी को एथिक मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इज ऑफ्टन द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपेक्ट, तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट्स फेस भी करने पड़ते हैं। क्वाइट ऑफ्टन प्रॉब्लम एग्जिस्ट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हमेशा प्रॉब्लम जब कोड ऑफ एथिक, मतलब जो पॉलिसी, जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जब कंपनी लगाती है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। However, if executed well, it can be biggest opportunity for positive influence on the organization performance and culture. और जहाँ तक देखा जाए तो इफ़ एजुकेटिव की बात किया जाए तो इट कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर, देखो मैंने बोला था ऑर्गेनाइजेशन में अगर अनएथिकल वे में चीज़ें चल रही हैं तो एथिक का काम, हम एथिकल वे में पॉलिसी ला के उन अनएथिकल चीज़ों को एथिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड कल्चर, के हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये इस तरीके का कल्चर होना चाहिए, है ना। हमारा परफॉर्मेंस, के हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि पॉलिसी के थ्रू हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर किए थे। जब तक आपको वो नहीं समझेगा तो ये वाला वीडियो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ की स्टेक होल्डर इज क्रिटिकल टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक प्रोग्राम। क्या होता है कि स्टेक होल्डर जो होते हैं, स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ,
है ना। स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कराया है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं। तो जो स्टेक होल्डर होते हैं उनसे व्यू पॉइंट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इम्प्लीमेंटेशन जब हम एथिक प्रोग्राम का करते हैं हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बाय वर्किंग टुगेदर, क्योंकि हमको साथ में काम करना होता है, एक दूसरे की सहमति भी देनी होती है। एथिक ऑफिसर होते हैं जो चेकिंग करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं पॉलिसीज़ को, कोड ऑफ कंडक्ट को, कोड ऑफ एथिक को। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। कैन एंश्योर दैट एथिक प्रोग्राम नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ना बल्कि वो लोग सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट हो, बल्कि द गवर्नेंस प्रैक्टिस बट द सक्सेस ऑफ इट्स कंपनीज स्ट्रेटजी एज वेल। तो स्ट्रैटेजी भी वो लोग गाइड करते हैं, राइट। तो गवर्नेंस करते हैं, इम्प्लीमेंट लाने में मदद करते हैं, तो इसलिए हमको उनसे उनका कंट्रीब्यूशन तो हमको मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में काफ़ी चीज़ें उनसे हेल्प मिलती हैं। इसीलिए एथिक प्रोग्राम को लाते वक्त जब लाया जाता है तो साथ में मिल के उनसे समझ के लाया जाता है, ठीक है। फॉर्चुनेटली मैनी ऑफ टुडे मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम पे देखा जाए तो जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओवरकम द फोर्स दैट मेक एम्प्लॉय टू बिलीव दे हैव टू लाई और चीट टू सर्वाइव। तो जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव ओवरकम द फोर्स दैट मेक एम्प्लॉय, जो ओवरकम फोर्स जो होता है ना, जो फोर्स दिए जाते हैं उससे बाहर आना, एम्प्लॉयज़ को जो फोर्स दिए जाते हैं उससे बाहर आना, एंड मेक एम्प्लॉय टू बिलीव दे हैव टू लाई और चीट टू सर्वाइव, and this company have confronted that the pressure to perform dilemma and have established some forward thinking best practices for doing more better work for the favor people। अब यहाँ पे बोला गया है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेस दे दिया जाता है, जैसे कि बीपीओ सेक्टर हो गया, काफ़ी स्ट्रेस दे दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, है ना, और उनको इस तरीके से प्रेशर किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को एक डायलेमा बन जाता है कि बाबा क्या किया जाए, है ना। तो उनका इसका मतलब सिंपल है कि बेटर वर्क करने के लिए अगर अच्छा काम करे कंपनी तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ का अच्छा परफॉर्मेंस हो, इसलिए चाहिए कि उनको एथिक वे में उनसे बिहेव किया जाए, साथ ही साथ उनको जो भी वर्क दिया जाए तो सारी चीज़ें एथिक वे में होना चाहिए और फेवरेबल होना चाहिए अपने पीपल्स के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होना चाहिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए भी फेवरेबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डायलामा जैसी प्रॉब्लम, एक दुविधा, कंफ्यूजन टाइप का होना नहीं चाहिए कि बाबा ये करूँ कि वो करूँ, तो आप अच्छे से ट्रीट करना चाहिए इन शॉर्ट में बोला जाए तो, कि क्योंकि एथिक प्रोग्राम ले आए और किसी को नहीं जम रहा है ना, लेकिन अक्सर हमेशा कंपनियां एथिक प्रोग्राम लाती हैं तो उनका पर्पस यही रहता है कि बाबा ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो। The formula derived from these best practices is fairly straightforward. However, best practices are easier to describe than to implement. ईजी हो जाता है जब हम ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, एथिक वे में जो चीज़ें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में, तो काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। दिस प्रैक्टिस रिक्वायर डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व to build a working environment based on respect and concern for doing the right thing in the right way। ये जो प्रैक्टिस, जो ये कोड ऑफ एथिक है, जो ये हम जिसे बोलते हैं मैनेज एथिक प्रोग्राम, है ना, एथिक प्रोग्राम बोलते हैं जिसे, इसे जब हम लाते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है डिज़ायर, कि भाई सबकी इच्छा होनी चाहिए कि जो हम ला रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, है ना, कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो, एम्प्लॉयज़ काफ़ी डेडिकेशन के साथ वर्क करें, तो इन सभी के लिए बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट
हमें रिस्पेक्ट देनी होती है, उनको उनके व्यू पॉइंट लेना होता है। एम्प्लॉय के, ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर हैं सबकी बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि सबके व्यू पॉइंट लेना, उनको रिस्पेक्ट देना और उन कंसर्न फॉर डूइंग द राइट थिंग इन राइट वे, और उनको कंसर्न करना, बताना कि भाई ये राइट थिंग, सही तरीके से हमको करना है ना, सही तरीके से करना है और वो भी सही चीज़ें। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला डिराइव होता है इस एथिक प्रोग्राम से। एलिमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एथिक प्रोग्राम, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे कि देयर आर वेरियस एलिमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम। एथिक प्रोग्राम के बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ईच एलिमेंट इज डिस्क्राइब इन रेफरेंस टू प्रेशर टू परफॉर्म सिचुएशन, कि भाई प्रेशर है फिर भी किस तरीके से हमको सिचुएशन, परफॉर्म सिचुएशन की, मतलब प्रेशर में भी किस तरीके से हमको परफॉर्म करना चाहिए, रहना चाहिए, है ना, अच्छे से काम करना चाहिए। तो मतलब कि सिचुएशन बराबर नहीं है, उसके बावजूद हम किस तरीके से वर्क करें। सिंपल बोला जाए तो यही है। देखो कई बार ऑफिस में होता है कि सिचुएशन बराबर नहीं रहती है, बहुत प्रेशर दिया जाता है, उसके बावजूद हम कैसे उस काम को करें, ये बहुत बड़ा है। तो एथिक प्रोग्राम में यही चीज को यहाँ पे लाया जाता है। विजन स्टेटमेंट, तो पहला टॉपिक है, जो पहला एलिमेंट है वो है विजन स्टेटमेंट। A vision statement defines that long-term most desirable future state for the organization. तो यहाँ पे विजन आ जाता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरीके से वो सिचुएशन को टैकल करे, है ना, परफॉर्म करे, तो उस टाइम पे विजन काम आता है कि भाई हमारा उद्देश्य ये था, है ना, हमारा ये, और यही उद्देश्य हमें डिफाइन करता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमने जो ये एम बनाया है ये लॉन्ग टर्म का है, तो हमारी जो डिजायर होगी फ्यूचर को लेके, है ना, और तो वो काफ़ी बड़ी होगी। तो छोटी मोटी सिचुएशन कैसे भी हो हम हल नहीं सकते, हमारा विजन क्लियर है। द विजन गिव एम्प्लॉय एंड मैनेजर द गाइडेंस, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है, जो हमारे कंपनीज के विजन होते हैं, उद्देश्य होता है, यही उद्देश्य क्या करता है, जो उस कंपनी के, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, उनको गाइड करते हैं, डिसीजन लेने में मदद करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट टेक द ऑर्गेनाइजेशन क्लोजर टू इट्स विजन। तो जब डिसीजन लेना, है ना, डिसीजन लेना और उस डिसीजन जो आपने लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना, यही एक चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने उद्देश्य से नज़दीक कर देती है, बहुत क्लोज कर देती है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो व्हेन सेटिंग परफॉर्मेंस गोल, जब हम अपना गोल, हमारा उद्देश्य जो है उसको सेट करते हैं, बनाते हैं, अ मैनेजर शुड फाइंड आउट वेदर और नॉट गोल वुड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रियलाइज इट्स विजन। यहाँ पे बोला गया है कि मैनेजर जो होता है, मैनेजर को चाहिए कि जब भी वो गोल डिसाइड करेगा तो उसको देखना होता है क्या करना होता है, एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी गोल आपने डिसाइड किया है तो वो नहीं भी होगा। मान लो कि जैसे कि देखा जाए तो एक मैनेजर है, उसने मतलब हमारा जो उद्देश्य है उसको रियलाइज करना, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करना होता है। अगर आपको पता है कि क्या करना होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि डिसीजन लेते वक्त हमको क्या क्या करना होता है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी आपको बताई हैं तो प्लीज़ बताइएगा। एंड इफ एथिकल मीन आर एडॉप्टेड इन अचीविंग द गोल, जब हम अपने एथिक को अपने उद्देश्य में लगा लेते हैं, एथिक वे में जब हम एथिक को एडॉप्ट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे गोल अचीव करने के जर्नी में, देन सच गोल शुड बी एक्सेप्टेड, तभी हम मान सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है हमको मिल जाएगा। इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एडॉप्ट अनएथिकल, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अनएथिकल वे में अपने गोल को अचीव करने का सोचा है,
तो टू अचीव द गोल देन सच अ गोल मस्ट बी रिजेक्टेड। ऐसे गोल जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल वे में अपने लक्ष्य को बनाते हैं, अपने गोल बनाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो जल्दी लॉन्ग टर्म तक चलते नहीं हैं, सस्टेन नहीं कर पाते। तो पहला है विजन स्टेटमेंट, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है जब बराबर नहीं होती, उस वक्त भी अगर हमको टिके रहना है मार्केट में, तो उसका एक ही उपाय है कि भाई आपने जो गोल बनाया था, आपने जो उद्देश्य बनाया था, उस पे आपको टिके रहना है। आपके अंडर जो भी वर्कर हैं, जो भी मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, उन सभी को बताना, गाइड करना कि भाई हमारा विजन तो ये है और हमें डिसीजन इस तरीके से लेने चाहिए। और एथिक वे में जब आप अपने गोल की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। वैल्यू स्टेटमेंट, अ वैल्यू स्टेटमेंट डिफाइन, वैल्यू मतलब क्या, तो हमारी अपनी विचारधारा, राइट, हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो वैल्यू स्टेटमेंट जो होता है वो डिफाइन करता है, देखो क्या डिफाइन करता है, प्रिंसिपल, कुछ जनरल प्रिंसिपल, कुछ अपने खुद के सिद्धांत होते हैं जो हमारे बिहेवियर में रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इट्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट, ये एक स्टैंडर्ड है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, डिसीजन के। ये एक ऐसा चीज़ है कि डिसीजन और एक्शन आर एवॉल्वेड टू डिटरमाइन इफ दे मीट द कंपनी एंड एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। चाहे जैसे कि कंपनी हो या फिर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो, चाहिए हो, तो उस टाइम पे जो हमारा वैल्यू है वो हमें मदद करता है डिसीजन लेने में और हमें एक्शन करने में, कि बाबा हमको एक्शन किस तरीके से करना होगा। जब हमें कंपनी चाहिए या फिर एम्प्लॉय चाहिए, तो हमारे वैल्यू हमको बताते हैं। और ये वैल्यू आया कहाँ से, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। एग्जाम्पल जानते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एडॉप्ट द सिंपल वैल्यू ऑफ फेयरनेस। जब ऑर्गेनाइजेशन सोच लेती है कि हम पूरी तरीके से सही तरीके से करेंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ फेयरनेस हो जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से साफ साफ, हॉनेस्टी, ईमानदारी रहती है, इंटीग्रिटी, साथ में काम करना है। विल सेट ओनली दोज गोल दैट एम्प्लॉय कैन अचीव थ्रू हॉनेस्ट मीन। तो ऐसे टाइप के जो गोल होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग डेफिनेटली उसमें काम करते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। विल रिक्वायर द एम्प्लॉय रिफ्रेन फ्रॉम अनएथिकल मीन दैट कम्युनिकेशन अमॉन्ग ऑल पार्टीज बी ट्रूथफुल। रिफ्रेन फ्रॉम अनएथिकल मीन, तो ट्रूथफुल होना चाहिए, है ना, सही सही से पूरी चीज़ें। अनएथिकल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, रिफ्रेन मतलब क्या, कि जो अनएथिकल वे में, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय चल रहा है, तो उसको रोकना और उसको बताना, उससे बात करना और उसको ट्रूथफुल बताना, सच बोलना कि बाबा हमें तो एथिकल वे में चलना है, हमारा तो यही वैल्यू है, इस तरीके से बताना। इसे रिफ्रेन मतलब होता है रोकना, कि अनएथिकल वे में जो चल रहा है उसको रोको। ऑर्गेनाइजेशनल कोड ऑफ एथिक, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोड ऑफ एथिक क्या है। अ कोड ऑफ एथिक गिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोड ऑफ एथिक मतलब एथिक वे में काम करना, वही पॉलिसी, वही रेगुलेशन को अप्लाई कर देना ऑर्गेनाइजेशन में, उसी के हिसाब से चलना, इसे कोड ऑफ एथिक बोलते हैं। तो कोड ऑफ एथिक हमें एक मार्गदर्शन देता है कि अगर हमको हमारा बिजनेस कंटिन्यू करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करके रखना है, तो कुछ कोड ऑफ एथिक हैं, जैसे कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, हम क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, एंड रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। द कोड ऑफ एथिक शुड क्लियरली स्टेट, कोड ऑफ एथिक्स क्लियरली बता देता है और कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या उम्मीद है। द कोड ऑफ एथिक मस्ट क्लियरली स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फेलियर टू मीट द स्टैंडर्ड। कोड ऑफ एथिक हमें डायरेक्टली बता देता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहा है तो किस चीज़ की वजह से, किस कारण की वजह से फेल हो रहा है।
तो कोड ऑफ एथिक हमें सिंपल यही बताता है, एक मार्गदर्शन देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन है ना, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा। और कोड ऑफ एथिक हमारे फेलियर को भी बता देता है कि आप फेल क्यों हुए हैं। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मार्केट में ऐसी बिजनेस होने को आया है, कंपनी की ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएगी ऐसा लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोड ऑफ एथिक काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं जब प्रेशर हो, सिचुएशन बराबर ना हो, उस वक्त एक फर्म ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया जाता है। एथिक ऑफिसर एंश्योर दैट एथिक सिस्टम आर इन प्लेस एंड फंक्शनिंग। एथिक ऑफिसर क्या करता है, तो एथिक ऑफिसर का काम है कि भाई कोड ऑफ एथिक जो अप्लाई किया गया है वो बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट। द एथिक ऑफिसर मॉनिटर, ये मॉनिटर करता है, मतलब कि पूरा मॉनिटर करना, ध्यान देना इसका काम है। वेदर नॉट द एम्प्लॉय एडहेयर कोड ऑफ एथिक, मान लो किसी एम्प्लॉय ने कोड ऑफ एथिक को बराबर तरीके से जो लिखा है, जो कोड ऑफ एथिक में बताया गया है, पॉलिसी रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, अगर कोई एम्प्लॉय वो नहीं करता है या फिर बराबर उसने नहीं किया, तो एथिक ऑफिसर उसको एजुकेट करता है और ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉय को। किसके बारे में ट्रेनिंग देता है, कोड ऑफ एथिक के बारे में, कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ये कोड ऑफ एथिक है, हमारे ये रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, हमें एथिक वे में चलना है और इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें एथिक ऑफिसर बताता है। इफ़ ही मे रिपोर्ट केस नॉन एड्रेस टू हायर अथॉरिटी सुटेबल एक्शन, मान लो कोई एम्प्लॉय है जो बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो एथिक ऑफिसर होता है वो कंप्लेन कर देता है हायर अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के होते हैं उनको, वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं। तो फिर एथिक ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया तो फिर एक्शन लिया जाता है, जो भी सुटेबल एक्शन होगा वो एम्प्लॉय के खिलाफ लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको वॉयलेट नहीं करना है ना, जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप उसके खिलाफ चलेंगे कोड ऑफ एथिक के, तो ऑफकोर्स आपको सजा मिलेगी। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग एंड अपडेटिंग द कोड ऑफ एथिक, तो एथिक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको चलाने में और अपडेट करते रहने में। किस चीज़ को अपडेट करना, कोड ऑफ एथिक को। एग्जाम्पल दिया गया है, इन द प्रेशर टू परफॉर्म सिनेरियो, मान लो कि प्रेशर है, ठीक है, और उस वक्त हमको परफॉर्म करना है। ऐसे सिनेरियो में एथिक ऑफिसर क्या करता है, एंकरेज करता है एंड कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज से कि भाई हमारे कंपनी का इस तरीके का परफॉर्मेंस जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो लोग इम्पेटस वॉयलेट जो हो रहे हैं, जो कोड ऑफ एथिक में प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड वो जाके वहाँ पे बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू और कोड ऑफ एथिक के बारे में बताता है। इफ़ सो ही में रिपोर्ट कंसर्न डिपार्टमेंट एंड हैड टू रीफ्रेम द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि मान लो कोई दिक्कत है तो रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है। Ethic Committee. The Ethic Committee oversees the organization ethic initiative and supervise the working of ethic officer. Ethic Committee क्या करती है, तो Ethic Committee देखती है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कि एथिक जो हमने एथिक वे में इनिशिएट किया है, नया एथिक वे में जो हम चीज़ें लाए हैं, और तो उन चीज़ों वो चीज़ें बराबर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं एथिक कमेटी। इसके लिए वो लोग एथिक ऑफिसर को ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कोड ऑफ एथिक, ये एक फाइनल होता है जो कि ध्यान देता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक वे में जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं कि नहीं चल रही। द फाइनल अथॉरिटी ऑन नीड फॉर न्यू
और रिवाइज एथिक पॉलिसी। और इसीलिए जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो लोगों को जानना जरूरी होता है कि अगर हमारा एथिक वर्क नहीं कर रहा या फिर कोई मान नहीं रहा तो व्हाट इज द बिहाइंड रीजन, और फिर वो लोग वापस रिवाइज एथिक पॉलिसीज लेकर आते हैं। वो भी इस लाना जरूरी होता है क्योंकि हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एथिक को अपडेट करना भी होता है। अर्ली इन द एथिक इनिशिएटिव, अगर हम शुरुआत में एथिक इनिशिएटिव की बात करें तो इट आल्सो में एक्ट एज एन एथिक टास्क फोर्स। एक टास्क की तरह हमको लेना होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमको एक्ट करना होता है। एंड क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल इवेंचुअली ओवरसी, और पूरा वो जो वातावरण है जो उस पूरा मतलब क्रिएट करना होता है कि भाई एथिक वे में चले, राइट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। द एथिक कमिटी रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयज कमेंट अबाउट गोल सेटिंग। जब भी कोई एम्प्लॉय कमेंट करता है गोल सेटिंग के ऊपर तब एथिक कमिटी क्या करती है, इंफॉर्मेशन निकालती है, राइट, कि क्या हो गया है, ये लोग गोल सेटिंग के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो है ना हमारे उद्देश्य के ऊपर जो कर रहे हैं कमेंट। मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड एज वेल एज इंस्टेंस ऑफ रिपोर्ट मिसकंडक्ट, क्या मिसकंडक्ट हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, सारी रिपोर्ट चेक करती है एथिक कमिटी। एंड इट्स कमेंट इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू दोज कमेंट। तो एथिक कमिटी का ये कर्तव्य होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो उनको जवाब देने का काम, रिस्पॉन्स करने का काम एथिक कमिटी का है। विच लाइकली इंक्लूड रिव्यू ऑफ द गोल सेटिंग गाइडलाइन। मान लो गोल सेटिंग जो है है ना, उद्देश्य का जो सेटिंग करते हैं उसका गाइडलाइन के ऊपर किसी ने बोल दिया। टेस्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ करंट गोल, कि हमारा जो करंट गोल है उसका चेकिंग के लिए। द कमिटी ऑल्सो इनिशिएट स्टेप टू रिवर्स द प्रेशर टू वायलेट द कोड ऑफ एथिक टू मीट आर्टिफिशियल हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि एथिक कमिटी चेक करती रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर खिलाफ हो जाएंगे तो कोड ऑफ एथिक बराबर चल नहीं पाएगा। तो कोड ऑफ एथिक को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्टेन करके रखना, बराबर लोग उसको ओबे करते रहें, ऑब्लिगेशन इसका होता रहे, है ना, जो मानते रहे लोग, इस जो एम्प्लॉयज़ है वो मानते रहें, कोई भी इसके खिलाफ खड़ा ना हो, इसलिए देखते रहना, कोई खड़ा हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करना, ये सारे काम एथिक कमेटी के होते हैं। इसीलिए एथिक कमेटी एथिक ऑफिसर रखती है। एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कि हमें एथिक वे में कम्युनिकेशन करनी चाहिए और उसके एथिक वे में ही एक्शन करना है, बिहेवियर करना है। इफ़ एम्प्लॉय आर टू नो, अगर एम्प्लॉय जानता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, उसके एम्प्लॉय जानता है अगर कि उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है, एंड व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल टू देम, और एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, द एथिक ऑफिसर मस्ट क्रिएट इफेक्टिव एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। तो एथिक ऑफिसर क्या करता है, इफेक्टिव एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट करता है। दिस स्ट्रैटेजी इंश्योर दैट एम्प्लॉय, ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय को इंश्योर करती है, एम्प्लॉय को बताती है कि गेट इंफॉर्मेशन दे नीड अ टाइमली मैनर, कि एम्प्लॉय को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो टाइम से, है ना, जो भी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें टाइम से मिल जाएंगी। दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉय। ये इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर देता है रिगार्डिंग, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, उनकी सोच क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एंड कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं उसके मेंबर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट इजीली हो पाता है। तो एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में यहाँ पे कमिटी के थ्रू ये लोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि एम्प्लॉय रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स एक्सपेक्टेड, एम्प्लॉय चाहता है ना, इंफॉर्मेशन के एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी टू अचीव द गोल, और उसको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ये एक एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, ठीक है।
अब बात करते हैं 7 पॉइंट एथिक ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें देखिए इसलिए लाया जाता है क्योंकि जब लगता है कि कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है, मार्केट में प्रेशर है, तो उस टाइम पे उस प्रेशर से ओवरकम करने के लिए हमको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। एथिक ट्रेनिंग गाइड एम्प्लॉय। एथिक ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को गाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को जो जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ों से रिगार्डिंग गाइड कर दिया जाता है। It clearly conduct of the employee vice versa the code of ethic। अच्छे से क्लियर कर दिया जाता है कि भाई हमारा कोड ऑफ एथिक ये है, और उससे रिलेटेड एम्प्लॉय को पूरे तरीके से अच्छे से ट्रेनिंग दे दी जाती है। और अगर जो कोई बराबर तरीके से नहीं मानता तो उसको पेनाल्टी भरनी होती है। एग्जाम्पल में दिया गया है, एथिक ट्रेनिंग एनेबल एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज द एथिकल डिलेमा। एथिक ट्रेनिंग जो होती है तो एम्प्लॉय को एनेबल कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि क्या रिकॉग्नाइज करना है। एथिकल डायलेमा मतलब होता है कि दुविधा में जब होता है, अनरीजनेबल गोल है ना, उसको पता नहीं चलता उसका गोल क्या है, तो इस टाइम पे ये जो डायलेमा है, जो दुविधा है, इससे निकलने के लिए एथिक ट्रेनिंग दी जाती है। ensure they know what resources are available for safely raising the issue। और उनको बताया जाता है कि बाबा आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना, ये रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आपके लिए सेफ्टी के लिए। तो इट ऑल्सो एनेबल द मैनेजर टू सेट राइट गोल और टारगेट विच आर एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉय। इसीलिए मैनेजर को चाहिए कि जो भी वो गोल रखेगा, जो भी टारगेट देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उनके एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना। तो ये एथिक ट्रेनिंग में ही की जाती हैं। एथिक हेल्पलाइन। हेल्पलाइन एनेबल द एथिक। हेल्पलाइन एथिक हमेशा हेल्पलाइन की भी बात करता है। इससे क्या होता है कि कंप्लायंस ऑफिसर फॉर रिपोर्टिंग अनएथिकल कंडक्ट। जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है वो बताता है कि भाई अनएथिकल वे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसके लिए दे ऑल्सो मेक इजियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशन व्हेन द इंटेंट ऑफ एथिक पॉलिसी इज अनक्लियर। ये